एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लेकर चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के एरियाज़ या स्कूल्स की। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से स्कूल हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मोस्टली हम 3 स्कूल्स की बात करते हैं: स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड बिहेवियरिज्म। अगर हिंदी में बात करें तो संरचनावाद, प्राकार्यवाद और व्यवहारवाद। तो हम सब 1 बाय 1 लेकर तीनों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद। देखिए, संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म की अगर बात करें तो ये फर्स्ट स्कूल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी था। ये शिक्षा मनोविज्ञान का पहला स्कूल था, या ये कहा जाए कि फर्स्ट डिपार्टमेंट था शिक्षा मनोविज्ञान का। और इसको स्ट्रक्चरलिज्म को जो एडवोकेट करने का, या इसके जो फाउंडर हैं ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजी लैब, वो कौन थे? विलियम वुंट। तो संरचनावाद की वकालत पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक विलियम वुंट ने ही की थी। अब विलियम वुंट ने जो पहली अपनी लैब जो बनाई थी, प्रयोगशाला बनाई थी, वो कल भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ बनी थी, वो लिप्जिंग में। जो संरचनावाद है या स्ट्रक्चरलिज्म है, इनका जोर किसके ऊपर था? देखिए, इनका जो फोकस था कि यह एक दृष्टिकोण मानसिक प्रक्रियाओं को सबसे बुनियादी घटकों को तोड़ने पर केंद्रित था। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरलिज्म का जो काम था वो क्या था? मेंटल प्रोसेस को, और मेंटल प्रोसेस को घटकों में, या ये कहा जाए कि टुकड़ों में तोड़ना, और टुकड़ों में तोड़कर उसके ऊपर उसका अध्ययन करना। यानी कि अगर कहा जाए कि जितने भी हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उन मानसिक प्रक्रियाओं को तोड़ना, छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उनको घटकों में, कंपोनेंट्स पर उसको तोड़ने पर इनका फोकस था, न कि उसके ऊपर वर्क करने के ऊपर। अगर हम देखें तो इनका जो काम था वो क्या था कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, पहले छोटे छोटे भाग कर दिए जाए, एलिमेंट्स में, कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाए, और उनका फिर अध्ययन किया जाए। तो ये जो दृष्टिकोण था, ये मानसिक प्रक्रियाओं को सबसे बुनियादी घटकों को तोड़ने पर केंद्रित था। संरचनावाद से जुड़े प्रमुख विचारकों में अगर हम देखें तो विलियम वुंट हैं, और उनके जो टिचनर हैं, ये दोनों उनके बाद में, उन्होंने, टिचनर ने इनको बाद में ज्वाइन किया था। संरचनावादियों ने मानव मन के आंतरिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए आत्मनिरीक्षण जैसी तकनीकों का उपयोग किया। इंट्रोस्पेक्शन का जो एनालिसिस मेथड था उसको इन्होंने यूज़ किया था। अब देखिए, इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो संरचनावाद था, उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हमारे इंटरनल प्रोसेस हैं, उनको हम किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि खुद उनका निरीक्षण करें, खुद उनके कंपोनेंट्स को समझने का काम करें और वही करें। तो अगर संरचनावाद के मुख्य बिंदुओं को अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें 2 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले तो जो संरचनावाद का जो श्रेय जाता है, या इसकी जो वकालत की जाती है, या ये कहा जाए कि इस संरचनावाद की जो धारा थी, अवधारणा थी, इसके जो सबसे बड़े प्रतिपादक कहे या इसके जो फॉलोवर कहें, वो कौन थे? विलियम वुंट। विलियम वुंट का और भी एक बड़ा योगदान है कि इन्होंने अपना फर्स्ट प्रयोगशाला बनाई थी जर्मनी में, जो लिप्जिंग में थी। और इनका जो मुख्य फोकस था वो क्या था कि जो हमारी मेंटल कंडीशंस हैं, जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस हैं, मेंटल प्रक्रियाएं हैं, उनको छोटे छोटे घटकों में, कंपोनेंट्स में, एलिमेंट्स में तोड़ना और उसके ऊपर चिंतन करना, या आत्मनिरीक्षण विधि के माध्यम से इसके ऊपर अध्ययन करना। तो बेसिकली जो संरचनावाद का कार्य है वो यही है। अब उसके बाद में दूसरा आता है प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद का जो संरचनावादी थे, ये उनसे बिल्कुल विपरीत विचारधारा के लोग थे, और इसका जो प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है प्रकार्यवाद को, वो है विलियम जेम्स।
अगर हम फंक्शनलिज्म के थॉट्स को, स्कूल को अगर फॉलोवर्स में माने या उसको इन्फ्लुएंस्ड माने कि किसके काम से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो वो कौन थे? विलियम जेम्स। और इन्होंने मतलब एक प्रतिक्रिया, संरचनावाद विचारधारा के सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में गठित होकर विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद को कार्य करने की, मतलब प्रकार्यवाद का समर्थन किया था। देखिए, फंक्शनलिज्म यानी कि कार्य के ऊपर जोर देता है, और जो संरचनावाद है वो किसके ऊपर वर्क कर रहा था? एलिमेंट्स के ऊपर, कंपोनेंट्स पे। तो यहाँ पर क्या था कि ये फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा था, और जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस का सीधा सीधा हमारे किसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है? अगर हम देखें कि आज हम कोई भी कार्य कर रहे हैं माइंड और बिहेवियर को लेकर, तो इसका सीधा सीधा संबंध किसके साथ में है? चेतना के साथ में, कॉन्शियसनेस के साथ में। तो यहाँ पर जो संरचना प्रकार्यवाद थे या फंक्शनलिज्म थे, उनका फोकस किसके ऊपर था? कॉन्शियसनेस के ऊपर, कि कॉन्शियसनेस या चेतना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। और ये कुछ फंक्शंस के डिस्कवरी के ऊपर इन्होंने काफ़ी जोर दिया। इट सीक्स टू डिस्कवर द फंक्शंस ऑफ सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, इमेजिनेशन, रीजनिंग, इमोशंस एंड वॉल्यूशन इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य क्या था कि जो कार्यात्मक मनोविज्ञान है या प्रकार्यवाद है, व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की चेतना की भूमिका को दिखाने का प्रयास करता है। यानी कि चेतना हमारे जीवन में कहाँ कहाँ कार्य करती है, क्या क्या उसका चेतना का, कॉन्शियसनेस का योगदान है, ये उसके ऊपर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। यह मानव व्यवहार के या जीव के जीवन में संवेदना, धारणा, स्मृति, कल्पना, तर्क, भावना और इच्छा के कार्यों की खोज करना चाहता है। यानी कि इन सभी फीलिंग्स को, इन सभी फंक्शंस के ऊपर इनका जोर रहा। दूसरा, अगर हम देखें, जो फंक्शनल साइकोलॉजी डील्स विद एक्ट्स और ऑपरेशंस रेदर देन विद कंटेंट्स और एलिमेंट्स, इट डील्स विद परसीविंग, कंसीविंग एंड बिलीविंग। दूसरा क्या है कि जिस तरह से संरचनावाद में एलिमेंट्स के ऊपर, घटकों के ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था, वहीं पे जो कार्यात्मक मनोविज्ञान है, इसका जो फोकस था वो क्या था? क्रियाओं के ऊपर था। तो जो क्रियात्मक मनोविज्ञान का संबंध है वो क्रियाओं या क्रियाओं से है, न कि अनुभूति, संकल्पना, विश्वास आदि से संबंधित नहीं है। तो अगर हम दोनों के डिफरेंसेस देखें तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है? एक तरफ हम लेते हैं संरचनावाद को, जहाँ पहला उसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, या उसके जो उसका संबंध जिससे है वो किससे है? विलियम वुंड से। विलियम वुंड को उनका समर्थक माना जाता है। विलियम वुंड का जो योगदान है वो जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला लिप्जिंग में जो उन्होंने स्थापना की, और वहीं पर ही इन्होंने इस स्कूल का जो संरचनावाद स्कूल है उसका समर्थन किया था। दूसरा हमने देखा प्रकार्यवाद, जो संरचनावाद था वो फोकस किसके ऊपर कर रहा था? एलिमेंट्स के ऊपर, घटकों के ऊपर। जबकि जो प्रकार्यवाद था उसका जो फोकस था वो था उसके फंक्शंस पर, चेतना, यानी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हमारे फंक्शंस को कैसे अफेक्ट करता है उसके ऊपर जोर देना। तीसरा आता है व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो इसके जो मुख्य प्रस्तावक थे या मेन फाउंडर इसको हम कह सकते हैं, या इसको एक फेवर में बोलने वाला जो है वो 1912 में जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद को का प्रस्ताव या प्रस्तावक थे, उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था। और इस जो व्यवहारवाद था इसका जन्म संरचनावाद और प्रकार्यवाद या कार्यात्मक मनोविज्ञान के बीच जो विवाद हुआ, जो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, दोनों क्योंकि एक घटक के ऊपर जोर दे रहा था तो दूसरा फंक्शन के ऊपर जोर दे रहा था, तो उसी के परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद का उदय हुआ था। अगर हम देखें तो व्यवहारवाद का सीधा सीधा संबंध किससे है कि ये कहा जाता है कि आप मुझे
कैसा भी बच्चा दो, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं, यहाँ पर व्यवहारवाद में वातावरण के प्रभाव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। उन्होंने लिखा है कि दे मेंटेन दैट एनवायरमेंटल फोकसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट इन बिहेवियर एंड शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। कहने का तात्पर्य क्या है कि उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व के आकार देने में पर्यावरण का जो फोकस जितना अधिक महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। It further points out that all behavior is learned in terms of its interaction with the environment. उनका कहने का अर्थ था कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यवहार को लिखा जाता है या देखा जाता है, या ये कहा जाए कि जैसा हमें वातावरण मिलता है उस वातावरण के अनुरूप हम क्रिया करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप हमारा व्यवहार होता है। देखिए, व्यवहारवाद का जो सुझाव है कि कि सभी व्यवहारों का आंतरिक शक्तियों की बजाय पर्यावरणीय कारणों को समझाया जा सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि हमारा जो इनर बिहेवियर है या हमारा इनर जो कॉन्सेप्ट्स हैं या इनर जो थॉट्स हैं, वो हमारे व्यवहार को इतना प्रभावित नहीं करते जितना पर्यावरण, बाहरी पर्यावरण उसको प्रभावित करता है। तो इनका जो फोकस था वो व्यवहारवाद, या ये कहा जाए कि वातावरण या पर्यावरण के ऊपर ज़्यादा फोकस था। पर्यावरण के अनुरूप ही हम व्यवहार करते हैं, और जे.बी. वॉटसन को इनका समर्थक माना गया। अगर हम देखें कि जो विभिन्न प्रकार की लर्निंग थ्योरीज हैं, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, कोहलर का सिद्धांत है, पावलव का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, तो ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं वो व्यवहारवाद के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो व्यवहारवाद का जो प्रभाव है, या ये कहा जाए कि शिक्षा के अंदर व्यवहारवाद का जो योगदान है वो क्या है। तो शिक्षा में अगर योगदान देखें तो सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन इसका आता है, कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, वो क्या है? इट इज़ ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन, कि जो हमारा अधिगम है और जो अभिप्रेरणा है उसमें ये एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। इट हैज़ गिवन अ न्यू मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, द प्रोग्राम्ड लर्निंग एंड द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। जो व्यवहारवाद सिद्धांत है या बिहेवियरिज्म है, इसने नई शिक्षण विधियों को जन्म दिया, या ये कहा जाए कि प्रोग्राम लर्निंग के ऊपर फोकस किया और कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस या मेथड्स हैं इनको इम्पोर्टेंस दी। इट लेज ग्रेट इम्पोर्टेंस टू एनवायरनमेंट एंड इट इन्फ्लुएंस्ड ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इन्होंने ये बात भी कही है कि जो वातावरण है उसका हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास पर व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि हर एक परिवार के अंदर अगर दो बहन भाई हैं, इवन वो आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं, तो भी अगर हम देखें तो वो आइडेंटिकल ट्विंस होने के बाद में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनमें भिन्नता का, यूनिकनेस का कारण भी जो अगर देखें तो यूनिकनेस का जो कारण है वो भी क्या है? यूनिकनेस के कारण का कि उसमें जो एनवायरनमेंट उनको मिला, एक जैसा एनवायरनमेंट अगर मिलता है तो एक जैसे हम बनते हैं। अगर हमारा एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है तो हमारे में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और जो व्यवहारवाद है वो ये मानता है कि जो हमारा वातावरण जो है, पर्यावरण जो है, ये इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये तो हमने देखे 3 स्कूल। चौथा स्कूल आता है गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अगर हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करें तो अगर इसका सीधा सीधा संबंध किसके साथ में है? वर्दीमर के साथ में है। द रियल बर्थ ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज एसोसिएटेड विद वर्दीमर, और वर्दीमर ने से जुड़ा हुआ है। गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड। गेस्टाल्टवाद जो है, ये गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन शब्द है, और इट मीन्स फॉर्म और होल और पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन, जिसका अगर अर्थ देखा जाए
तो अर्थ क्या निकलता है गेस्टाल्टवाद का कि ये एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है रूप या संपूर्ण या पैटर्न या विन्यास। तो अगर हम इन शब्दों के ऊपर जाएं तो गेस्टाल्टवाद के जो साइकोलॉजी है या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का जो तर्क है वो क्या है, विश्लेषण द्वारा व्यवहार को अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि विश्लेषण द्वारा व्यवहार को अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता। व्यवहार या प्रतिक्रिया पूरे पर निर्भर है, न कि उत्तेजना के कुछ हिस्से पर। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो साइकोलॉजिस्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे जो इसको मानते थे, उनका कहने का मतलब था कि अगर हम चाहें कि व्यवहार को समझना है तो केवल हम उसके एक विश्लेषण करने से हम किसी के व्यवहार को नहीं समझ सकते। दूसरा, व्यवहार की जो प्रतिक्रिया होती है वो पूरे पर निर्भर है। अगर हम देखें कि अगर मैंने आज कोई व्यवहार किया है तो मेरा आज का व्यवहार केवल एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को किसी बात पे, अगर मैं किसी बात को लेके तुरंत रिएक्ट कर रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, खुशी महसूस कर रही हूँ या किसी तरह का एक एग्रेसिव रिएक्शन दे रही हूँ, तो वो जो रिएक्शन है वो उस क्षणिक व्यवहार में जो उसको कोई उत्तेजना मिली, जो उसे एक स्टिमुलस मिला, वो उसकी वजह से नहीं है, बल्कि हो सकता है कि पुराना मेरा कोई इस तरह का एक्सपीरियंस, अनुभव रहा हो जिसकी वजह से मैंने प्रतिक्रिया की हो, यानी कि पूर्णता की ओर वो लेकर जाता है। तो अगर हम गेस्टाल्टवाद की बात देखें तो गेस्टाल्टवाद के अंदर यही है कि हमारा जो व्यवहार है पूरे पे निर्भर करता है, वो बिल्कुल भी एक इंडिविजुअल चीज़ के ऊपर नहीं करेगा। अब हम देखें कि जो गेस्टाल्टवाद है उसका एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, शिक्षा में क्या योगदान है। दे मस्ट बी टॉट टू वर्ड्स एंड इवन सेंटेंसेस फर्स्ट, दिस मेक लर्निंग ईजी। अगर हम गेस्टाल्टवाद की बात करें तो ये कहते हैं कि हम पूरे पे विश्वास करते हैं, तो यहाँ पर पहले वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, पहले शब्द सिखाए जाएं, फिर वाक्य समझते, तो जिससे कि हमारी जो लर्निंग है वो ईजी हो जाएगी। दूसरा क्या है, अगर हम देखें तो according to Gestalt psychology, we have the tendency to go from the whole to the parts। कि अगर हम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की तरफ देखें तो पूरे से पार्ट की तरफ जाते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो इस तरह से जैसे हमारा कोई टॉपिक है वो पहले हमने पूरा कराया, फिर उसको हमने टुकड़ों की तरफ लेके गए, तो हम इस चीज़ के ऊपर भी इसको फोकस करके चलते हैं। यहाँ पर भी इसका योगदान है। द होल सिचुएशन हेल्प द लर्नर टू लर्न क्विक एंड एफिशिएंट। कि जो संपूर्ण एक परिस्थिति है, स्थिति है, वो एक अधिगमकर्ता को सीखने को आसान बनाती है और उसे एफिशिएंट बनाती है। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन मोस्ट अप्रोचेस इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, यानी कि व्यवहार को समझने के ऊपर इसका मेन फोकस रहा है। इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द बिहेवियर एंड सोशल लर्निंग्स इन एजुकेशन। कि इसका जो मुख्य इसका जो इन्होंने जो महत्व दिया वो किसके ऊपर दिया, ग्रुप बिहेवियर के ऊपर, यानी कि समूह में हम किस तरह से व्यवहार करते हैं। और यहाँ पर ये किस चीज़ को लेकर जा रहा है, जब हम समूह की बात करते हैं तो समूह किसका भाग हो गया, समाज का। तो सोशल लर्निंग को हम एजुकेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये उसके ऊपर भी वर्क करने में हेल्प करता है। उसके बाद बात आती है अगला स्कूल जो है मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। अब देखिए कि जो साइको एनालिसिस है या मनोविश्लेषणवाद है, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन हैं, सिगमंड फ्राइड। जैसे ही हम सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं तो सीधे सीधे उनके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की ओर हमारा ध्यान जाता है। तो इन्होंने मनोविश्लेषणवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं मनोविश्लेषणवाद के, वो सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। इन्होंने जो एम्फेसिस दिया, जो इन्फ्लुएंस था इस विचारधारा का या सिगमंड फ्राइड का, उनका व्यवहार पर अचेतन मन के प्रभाव पर जोर दिया गया। यानी कि अगर हम व्यवहारवाद में बात करते हैं,
फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो वो चेतना के ऊपर है, व्यवहारवाद के ऊपर बात करते हैं तो वो बाहरी एनवायरनमेंट के ऊपर है, गेस्टाल्ट की बात करते हैं तो वो अलग एक अपनी धारणा पे चलता है। तो मनोविश्लेषणवाद जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, हमारे अचेतन मन पर। जो फ्राइड का मानना था कि मानव मन 3 तत्वों से बना है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड कि जो ह्यूमन माइंड है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, और वो 3 एलिमेंट्स क्या है इंपॉर्टेंट, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। इद अहंकार और सुपर ईगो, या इसको कहा जाए इद परम अहम एंड अहम। तो यहाँ पर जो इद है ये किससे बना हुआ है, ये प्रीलिम्स आर्ग्यूज के ऊपर है। ईगो जो है वो कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी चार्ज विद डीलिंग विद द रियलिटी, यानी कि वास्तव में हम किस किस चीज़ के साथ डील करते हैं उसका संबंध किसके साथ में है, ईगो के साथ में। और जो सुपर ईगो है वो पर्सनालिटी का वो पार्ट है, पर्सनालिटी दैट होल्ड्स ऑल ऑफ द आइडियल्स एंड वैल्यूज विद इंटरनलाइज फ्रॉम अवर पेरेंट्स एंड कल्चर। यानी कि सुपर ईगो का तात्पर्य हमारे व्यक्तित्व के उन सभी थॉट्स, उन सभी गुणों से, उन सभी वैल्यूज से, उन सभी मूल्यों से है, उन सभी आदर्शों से है जो हमें हमारे पेरेंट्स से या हमारे पूर्वजों से मिले हैं या हमारी सभ्यता से मिले हैं। देखिए जो सिगमंड फ्राइड ने इन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया, इद, ईगो और सुपर ईगो, तो यहाँ पर इसको मैं बहुत एक छोटे से फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जैसे हमारे विचारों की जो उत्पत्ति होती है वो माइंड के इद पार्ट, ईगो पार्ट पर होती है। ईगो मीन्स चेतन मन, और ईगो के अंदर हम हमारे इच्छाओं की, भावनाओं की, फीलिंग्स, डिज़ायर्स या जो भी हमारी विचार हैं, थॉट्स हैं, वो सारे कहाँ पे जन्म लेते हैं, ईगो के अंदर। हमारे मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा भाग किससे बना हुआ है, इद से बना हुआ है। इद में देखिए क्या होता है कि जो इच्छा आपकी जन्म लेती है, जो भी भावना आपकी जागृत होती है, वो कभी भी हमारी पूरी नहीं होती। सभी इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर सकते, हर भावना हमारी सामाजिक और नैतिक दृष्टि से सही नहीं होती, तो हम उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाते। जब ये सब चीज़ें हमारी ईगो में जन्म लेती हैं तो ईगो से हमारा जो सुपर ईगो है उसको हम हमारे माइंड का सेंसर बोर्ड कह सकते हैं। जिस तरह से एक फिल्म रिलीज होती है, उस फिल्म के रिलीज होने पर सेंसर बोर्ड उसके ऊपर ग्रीन सिग्नल देता है या रेड सिग्नल देता है या उसमें कुछ कटौतियां कराता है, कुछ अमेंडमेंट्स कराता है, वैसे ही हमारे माइंड में जो इच्छाएं, जो भावनाएं, जो विचार हमारे ईगो में जन्म लिए, उनको सुपर ईगो चिंतन कर, गहन अध्ययन कर, उसके ऊपर चिंतन और मनन करने का काम करता है। तो हमारे माइंड का सेंसर बोर्ड कौन हुआ, सुपर ईगो। सुपर ईगो उसके ऊपर व्यवहारवाद में आकर, या ये कहा जाए कि प्रैक्टिकल लाइफ में आकर उसके ऊपर चिंतन और मनन करता है। और जब उसे लगता है कि हाँ, इस अभिव्यक्ति को, इस भावना को, इस इच्छा को हम रख सकते हैं, इसका हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ये नैतिक, सामाजिक, मौलिक दृष्टि से सही है, तो वो सुपर ईगो इसको किस में भेज देगा, वापस से ईगो को इंगित कर देगा, और ईगो इसको क्या करेगा, ईगो में भेज देगा, और ईगो इसको क्या करेगा, एक्सप्रेस कर देगा, इसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। और जब हम किसी चीज़ की अभिव्यक्ति कर देते हैं तो ये मान लीजिए कि वो हमारे अचेतन मन से किस में आ गई, चेतन मन में आ गई। अब देखिए कि अगर हमारा सुपर ईगो ये देखता है कि इस थॉट को, इस भावना को, इस विचारधारा को हम मौलिक, सामाजिक, नैतिक दृष्टि से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि कोई ऐसी इच्छा जिसको आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है या नैतिक दृष्टि से सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको सुपर ईगो अंदर ही रोक लेता है, अचेतन मन में ही रोक लेता है। तो अचेतन मन से वो कहाँ पर चला जाता है, इद के अंदर चला जाता है। और हमारे मस्तिष्क का एक सबसे बड़ा भाग, ये कहा जाए कि 90% जो पार्ट है हमारे माइंड का, वो इद से भरा हुआ है। यानी कि इद को अगर कहा जाए कि ये हमारे माइंड का डस्टबिन है, तो इसको मस्तिष्क का कूड़ा घर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सिगमंड फ्राइड ने
लेकर चले कि जो इद, ईगो और सुपर ईगो, कि हमारा जो माइंड है वो इन सब चीज़ों से मिलकर बना है और हम इन सभी चीज़ों के आधार पर काम करते हैं। और जो हमारा अचेतन मन है, क्योंकि जो हमारी इद है वो किससे जुड़ा हुआ है, अचेतन मन से, अनकॉन्शियस माइंड से। और अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जब हम अपनी पकड़ रख लेंगे, चाहे वो हम ड्रीम एनालिसिस मेथड लें या एक्सपीरियंसेस को वैसे देखें, तो वो चीज़ें हमारी कहाँ पर आती हैं, वो हमारे अचेतन मन से हम उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मनोविश्लेषणवाद के अंदर भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो किसको जाता है, सिगमंड फ्राइड को। सिगमंड फ्राइड को इसका प्रवर्तक माना गया, इसका फाउंडर माना गया। सिगमंड फ्राइड ने सबसे ज़्यादा जोर किसके ऊपर दिया, अचेतन मन पर दिया। उन्होंने अचेतन मन की 3 अवस्थाएं बताई, किसी भी मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई, अचेतन मन की नहीं है, सॉरी, अब मन की या मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और इसको उन्होंने कहा ईगो, सुपर ईगो और इद। इद जो है वो हमारे माइंड का सबसे बड़ा पार्ट है, जिसमें हमारी सारी वो गंदी, वो भावनाएं, वो इच्छाएं, वो विचारधाराएं पड़ी हुई हैं जो अभिव्यक्त करने लायक नहीं है, जो नैतिक या सामाजिक दृष्टि से या मौलिक दृष्टि से सही नहीं है। अब अगला जो स्कूल आता है वो आता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावादी मनोविज्ञान। अब जो मानवतावादी मनोविज्ञान है उसको अगर हम देखें तो इसका जो जन्म हुआ वो मध्य, या ये कहा जाए कि 20वीं सदी के मध्य में हुआ था। और इसमें सिगमंड फ्राइड की जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी और जो BF स्किनर का जो बिहेवियरिज्म था, इन दोनों के कारण हुए विचारधारा के कारण इसका जन्म हुआ। एक तरफ तो हमारा था जो बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, और दूसरी तरफ था जो सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिटिक या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इन दोनों की वजह से ही हमारे जो जन्म हुआ तीसरा, वो मानवतावादी का हुआ। जो मानवतावादी मनोविज्ञान है वो मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। मानवतावादी मनोविज्ञान ने इसके बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तिगत विकास और आत्म प्राप्ति की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर हम